बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 59 किस्तें सुन चुके हैं और अब 60वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने यही सोचा है कि मकसद की तकमील के लिए बेहतर है कि इंसान हर किस्म के बोझ से आज़ाद रहे, मगर अब नफरतों का शिकार होने के बाद मैंने अपनी दुनिया तुम लोगों से अलग कर ली है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेघर और मजलूम भाइयों के लिए जज्बा जिहाद के साथ मैदान अमल में उतरा था और आज भी वही हूँ। ये सब कुछ जो मैंने किया मुझ पर फ़र्ज था और आइंदा जो कुछ भी करूँगा वो मेरा फरीज़ा होगा। तुम अपना तसल्लुत मुझ पर कायम करने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे बस की चीज़ नहीं हूँ। मेरे लहजे में बेपनाह जोश व गज़ब पैदा हो गया था। नाइमा पत्थर की बुत की तरह साकत मुझे देख रही थी। वो मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रही थी। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं, मैं तुम्हारी ज़हनी कमजोरी को महसूस करता हूँ कि अली यार खां को तुम लोग समझ नहीं सके। तुम लोगों ने उसे नोटों की गड्डियों के जरिए तोला और समझा कोई इन कागजों का हम वजन है। यही तुम्हारी भूल थी नाइमा। अब मैं ऐसी मामूली सोच रखने वालों के साथ किस तरह रह सकता हूँ, तुम खुद ही इसका फैसला करो। बहरहाल तुम देखोगी कि मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा इसी मकसद के लिए वक्फ कर दिया है। तुम्हें जगह जगह से खबरें मिलेंगी कि मैंने यहूदी टोले को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया है। इंतजार करो नाइमा, आने वाले वक्त का एक छोटा सा नमूना तो तुम देख ही चुकी हो। मैं दुनिया के हर उस गोशी में जहां मुसलमानों के खिलाफ यहूदी मसरूफ़ कार हैं पहुंच जाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये मेरा कतई और आखिरी फैसला है। मैं इन कच्चे दिनों के दरमियान नहीं जाना चाहता जो मुझे समझने के काबिल ना हो। नाइमा अब भी खामोश थी। मैं जितना कुछ कह चुका था उससे मेरे दिल का गुबार निकल गया था। एक तवील अरसा मैंने जिन शोलों में जलते हुए गुजारा था आज वो सर्द हो गए थे। मैंने अपने अल्फाज उन लोगों तक पहुंचा दिए थे, उन पर अपनी बर्तरी साबित कर दी थी। मेरे जज्बे सच्चे थे, लेकिन जोश के आलम में मैंने नाइमा से जो कुछ कहा था उससे मुस्तकबिल के लिए एक राह भी निकल आई थी। मैंने कहा था कि मैं दुनिया के हर उस गोश में जहां मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है यहूदियों से बरसरे पैकार रहूंगा, और ये ख्याल मेरे ज़हन में एकदम रोशन हो गया था। क्या वाकई जिंदगी गुजारने का इससे खूबसूरत तरीका और कोई हो सकता है? मकसद के लिए लड़ते हो और उस वक्त तक लड़ो जब तक कि सीने में सांस बाकी है, और जब सांसों का सिलसिला खत्म हो जाए तो सुकून की आगोश में जाओ, सो जाओ। चुनाचे ये एहसास मेरे जहन में जागजी हो गया। नाइमा थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी एक तस्वीर बना लूं अली। उसका लहजा बड़ा थका हुआ था। नाइमा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, हम लोग काफी अरसे तक साथ रहे हैं, मुझसे ऐसे सवालात ना करो जिनसे मुझे दुख हो। बस तुम्हारी एक तस्वीर बना लूं अली, उसने उसी अंदाज में फिर कहा ना, बना लो। नाइमा उठ खड़ी हुई, उसने कैमरे से मेरी कई तस्वीरें उतारी और फिर आहिस्ता बोली, तुम ठीक कहते हो शाहीन, कभी भी हाथ नहीं आते, निकल जाएं तो दोबारा उन पर काबू पाना मुश्किल होता है। खुदा हाफिज। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। ज़हन में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। अपने अल्फाज की बाज़गश्त मैं सुन रहा था। मेरे अपने कानों में मेरी आवाज़ गूंज रही थी और इस तरह ये आवाज़ सुनकर मैं अंदाज़ा लगाना चाहता था कि मैंने जो कुछ कहा किस हद तक गलत था और कहाँ तक सही। लेकिन मेरे दिल पर एहसास की कोई चोट ना पड़ी। ये सच ही तो था। उन लोगों ने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया था, जज्बात जो शायद शीशे से भी नाजुक होते हैं और शीशे की तरह किरची किरची हो जाते हैं, लेकिन जज्बात के रेजे तलाश करना भी मुश्किल काम है। जब जज्बे टूटते हैं तो इस तरह बिखर जाते हैं कि उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। मेरे सीने में जो मोहब्बत थी उन लोगों के लिए वो चंद अफराद की बेतबारी छीन नहीं सकती थी, लेकिन उन बेइतना अफराद से अलहदगी मेरा हक था। मैं उनका तनख्वाहदार नहीं था और ना ही मेरी ज़ात उन लोगों की मरहून मिन्नत थी। मैंने जो कुछ किया था अपने जज्बों के तहत किया था, अपनी मर्जी से किया था, और अब भी जो कुछ करूंगा वो अपनी मर्जी से ही करूंगा। दूसरों का तसल्लुत गिरानी पैदा करता है। यहाँ गोटे हिल में मैंने जो कुछ किया था वो किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। जनरल टेरेस मेरे नाम की तशहीर ना कर देता तो मैं ये कभी ना पसंद करता कि कोई मेरे एहसान को दोहराए। ये दूसरी बात है कि इसी दौरान फ़ख्र यकूबी से मुलाकात हो गई थी और वो एक फ़लस्तीनी मुजाहिद थी। अगर वही बैरूत पहुंचने के बाद मेरा जिक्र करती तो दूसरी बात थी, वरना मैं खुद कभी अपना कारनामा बयान करने कहीं ना जाता। तहजीब मालिक एक्स के सिलसिले में मैंने आज तक नहीं सोचा था, लेकिन अब जबकि वो एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करके चली गई थी तो मेरे दिल में उसका एहसास उभर रहा था। मैंने उसके साथ जो किया था उसके संगीन नताइज भी भुगतने पड़ सकते थे। मुमकिन है ग्रीन पोल की तरफ से सजाएं दी जाएं और आइंदा के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, या अगर इस जमात में भी कुछ इंतहा पसंद हुए
तो मुमकिन है उन इंतहा पसंदों का जज्बा या जुनून तहजीब को जिंदा ना रहने दे। बहरहाल वो लड़की मेरी जात की वजह से मारी गई थी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचे बेहतर यही था कि उसे भूल जाऊं। ओलिव हॉवर्ड के सिलसिले में भी मुझे खतरा था। यकीनन अब जब उसे मेरे बारे में इल्म हो जाएगा तो वो गोटेल तक पहुंचने की कोशिश करेगा या कम अज कम ऐसे रास्ते जरूर मुंतखब करेगा जिन पर उसे मेरे पहुंचने की तवक्को हो। ख्यालात की रूह शायद कुछ आगे बढ़ती, मगर मेरे लिए मखसूस किए हुए खुसूसी मुलाजिम ने मुझे इतला दी कि अखबारी नुमाइंदों में से 2 अफराद और मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं अब किसी से नहीं मिलूंगा, मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। जो हुक्म जनाब। वो बहुत देर से बैठे हुए हैं और मैं उनसे वादा कर चुका हूँ। मेरा मतलब है कि आपके हुक्म के मुताबिक। मैंने अपने आप को संभाला और फिर उन दोनों को अंदर आने की इजाजत दे दी और उसके साथ ही मैंने मुलाजिम से कह दिया कि उनके बाद अगर कोई और हो तो उसे अंदर ना आने दिया जाए, बल्कि माजरत कर ली जाए। आने वाला एक दराज कामत और वर्जिशी बदन का मालिक सफेद रूह शख्स था जिसके चेहरे पर झुर्रियां सी पड़ी हुई थी। दूसरी एक सिडोल बदन की खूबसूरत सी लड़की थी। दोनों एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते थे। वो खुशी खिलाकी से मुस्कुराते हुए मेरे सामने आए, मुझसे मुसाफा किया और कुर्सियों पर बैठ गए। अली यार खां, आपने गोटे हिल के लिए जनरल टेरेस का साथ देने का फैसला किस तरह किया? मर्द ने सवाल किया। बेशुमार अखबारी नुमाइंदों को बता चुका हूं कि यह फैसला सिर्फ इत्तफाकिया था और जहां तक फ़लस्तीन का ताल्लुक है तो मैं ये बता दूं कि उन मामलात से फ़लस्तीन का ताल्लुक मेरी दिलचस्पियों को मजीद बढ़ाने का सबब बना। मैंने जवाब दिया। अली यार खां, आपने जनरल टेरेस के सिलसिले में जो प्लानिंग की थी, क्या आपको यकीन था कि आप वाल्टो मोबाइल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएंगे? लड़की ने पूछा। इस तरह के मामलात में कोई बात आखिरी हद तक यकीनी नहीं होती। वैसे भी यहाँ सूरत हाल बेहद पेचीदा थी। मुझे सिर्फ अपने काम से दिलचस्पी थी। मैं यही चाहता था कि इसराइली एटमी मंसूबा यहाँ परवान ना चढ़ने पाए। अली यार खां, आपने बर्कले यूनिवर्सिटी सैन फ्रांसिस्को में कानून की तालीम से अपनी जिंदगी का आगाज किया था। मर्द ने कहना शुरू किया, लेकिन मैंने दरमियान में उसकी बात काट दी। नहीं, जिंदगी का आगाज तो मैंने उस वक्त किया था जब अपने पाक वतन की सरसब्ज़ो शादाब लहलहाती जमीनों पर आंख खोली थी। जिंदगी की इब्तदा तो वहीं से हुई थी। बाद के वाकयात सिर्फ गर्दिश वक्त का नतीजा थे। क्या तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शामिल होने के बाद आपने अपने वतन का रुख नहीं किया? नहीं। उसकी वजह पूछ सकती हूँ अली यार खां? लड़की ने सवाल किया। हाँ, मैंने यही सोचा था कि कानून की तालीम मुकम्मल करके अपने वतन वापस जाऊंगा और अपनी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, लेकिन गर्दिश वक्त ने जब मेरे लिए एक दूसरा रास्ता मुंतखब कर दिया तो मैं उसी पर चल पड़ा, नेक नीयती और खुलूस के साथ एक नई मंजिल की जानिब। अब किसी और तरफ देखना मेरे लिए मुनासिब बात ना थी, और अगर इस कोशिश में आप मौत का शिकार हो गए तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी। मैंने जवाब दिया। क्या आप सिर्फ मजहबी बुनियादों पर इस हद तक जज्बाती हुए हैं? एब्रन हाल के वाकयात अगर आपके इल्म में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर यहूदी इंतहा पसंद दीवानगी का मुजाहरा ना करते तो बात शायद वहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने खुद एक दुश्मन तख्लीक किया और अब जो कुछ है आपके सामने है। सुना है CIA का एक यहूदी अफीसर यानी ओलिव हॉवर्ड आपके पीछे तवील अरसे से लगा हुआ है। मर्द ने कहा और एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में सिनसनी उभरी। ओलिव हॉवर्ड के मामलात मेरे लिए इग्नोर करने वाले नहीं थे। इस शख्स को इतनी तफसीलात कैसे मालूम हुई? मेरे पूछने पर उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं डेली क्राइम का रिपोर्टर हूँ मिस्टर अली यार खां, और आप जानते हैं कि हमारे अखबार की पहुंच कहाँ तक है। दरअसल मैं एक बार मिस्टर ओलिव हॉवर्ड का इंटरव्यू भी कर चुका हूँ और उसी इंटरव्यू के दौरान आपका जिक्र भी दरमियान में आया था। खास से चेहरा शनास मालूम होते हैं आप, मैंने खफीफ सी मुस्कुराहट से कहा। उसके साथ साथ मैं आपका अकीदतमंद भी हूँ अली यार खां, इसलिए कि आपने तने तनहा इतने बड़े अफरीत को नचा कर रख दिया है। रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपना कैमरा सीधा करके खड़ा होता हुआ बोला, प्लीज चंद तस्वीर। मैंने कोई इतराज नहीं किया था। फोटोग्राफर थोड़ा सा पीछे हटा, वो तस्वीर के लिए मुनासिब एंगल बना रहा था। 2-3 जगह तब्दील करके वैन उस जगह पहुंच गया जहां कमरे का दरवाजा था। मैं गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था और न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने मुझे ये एहसास दिलाया कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तस्वीर बनाने के लिए इतना पीछे हट जाना क्या मैंने रखता है, लेकिन बात समझ में नहीं आई थी। वो बिल्कुल दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। फिर उसने झुककर मुझे कैमरे के लेंस में फोकस किया और बटन दबाने वाला ही था कि दफअतन दरवाजा जोर से खुला। चूंकि वो दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, इसलिए खुलने वाले कवाड़ों से उसे जोरदार धक्का लगा और उसी वक्त कमरा तेज सुर्ख रोशनी में नहा गया।
आज तक जो कैमरे तस्वीर लेने के लिए इजाद हुए हैं उनमें फ्लैश लाइट सफ़ेद ही होती है, लेकिन ये सुर्ख फ्लैश लाइट मेरी समझ में नहीं आई थी। वो शख्स खुद को संभालने की कोशिश में उन मुंह गिरते गिरते बचा था और तस्वीर लेते वक्त उसके कैमरे का रुख बदल गया था। मेरे बिल्कुल सामने रखी हुई मेज उसकी रोशनी की जद में आई थी और दूसरे ही लम्हे मैंने मेज से धुआं उठते हुए देखा। मेरी छठी जो कह रही थी वो मेरे सामने आ गया था। मेज इस अंदाज में सुलग रही थी कि बात समझ में ही ना आती थी। अंदर आने वाला वही सियाफाम मुलाजिम था जो अखबारी रिपोर्टरों को मुझसे मुलाकात कराने की ड्यूटी पर मुतय्यन था। वो किसी काम से अंदर आया था, लेकिन उसकी अचानक आमद मेरे लिए जिंदगी का बायस बन गई थी। दूसरे ही लम्हे मर्द अखबार नवीस ने आने वाले मुलाजिम के जबड़े पर एक जोरदार गूंसा रसीद किया और बर्क रफ्तारी से बाहर छलांग लगा दी। लड़की भी उसके पीछे ही दौड़ी, लेकिन यह भी अब इत्तेफाक ही था या उसकी बदकिस्मती कि वो गिर पड़ी। मैं अब तमाम सूरत हाल को समझ चुका था। मैंने बिजली की सी फुर्ती से छलांग लगाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर कुछ और आवाजें सुनाई दे रही थी। कमरे से बाहर मुझे सफेद फाम मर्द कहीं नजर नहीं आया। मैं वापस पलटा और वो लड़की अब उठने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त उनमें से मैं एक पर हाथ डाल देना चाहता था। चुनाचे मैंने उस लड़की को माले गनीमत समझा और उसके बाल पकड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। लड़की सांप की तरह पलट पड़ी थी। मैंने उसके चमकते हुए स्याह पिस्तौल को देख लिया था जो पलटने के दौरान उसने निकाल लिया था और मेरी जोरदार ठोकर उसकी कलाई पर पड़ी। एक तेज चीख के साथ पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर पड़ा था। मैंने बाल पकड़े पकड़े उसे उठाकर सीधा कर दिया और एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारा। लड़की कमरे के वस्त में आ गिरी थी। इसी दौरान वो स्याफाम मुलाजिम भी कमरे में आ गया था जिसके जबड़े पर रिपोर्टर ने घूंसा मारा था। वो हैरान अंदाज में इधर उधर देख रहा था और फिर उसने भी बाहर छलांग लगा दी। कमरे में अब लड़की और मैं रह गए थे। आसपास और कोई मौजूद नहीं था। मेरी निगाहें लड़की पर जमी हुई थी। मैंने उस मेज को देखा जो शोले दिए बगैर सुलग सुलग कर राख हो गई थी और फिर इस तरह जमीन पर बिखर गई थी जैसे उसका वजूद ही ना हो। उसकी सफेद राख हल्की हल्की आवाज से मुंतशिर हो रही थी। लड़की ने एक बार फिर अपने आप को संभाला और दरवाजे की तरफ देखा। मैं उसका मकसद समझ गया था और मैंने पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब तुम मेरे शिकंजे में हो। उठो और कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। मैंने झुककर उसके हाथों से निकला हुआ पिस्तौल उठाया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। लड़की खुश कोंठों पर जबान फेर रही थी। उसकी हसी आंखों में खौफ की परछाइयां देखी जा सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उस कुर्सी पर जा बैठी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था। मैं तेज निगाहों से उसे घूर रहा था। चंद ही लम्हे बाद बाहर दस्तक हुई और मैं पीछे हटता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया। फिर मैंने एक झटके से दरवाजा खोला। बाहर स्याफाम मुलाजिम के साथ 2-3 गार्ड और अंदर आ गए थे। क्या रहा? क्या वो निकल गया? जी हाँ जनाब, हम समझ ही नहीं सके थे कि मामला क्या है। वो फुर्ती से बाहर निकला और एक कार में बैठकर चला गया। वो तो हमें बाद में मालूम हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। एक गार्ड ने घबराई हुई आवाज में कहा, ठीक है जाओ आराम करो। मैंने कहा और गार्ड इस लड़की को देखते हुए वापस पलट गए। मुलाजिम दरवाजे पर खड़ा रह गया था, लेकिन मैंने उसे भी बाहर जाने के लिए कहा और वो बाहर निकल गया। एक बार फिर मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने आहिस्ता से पूछा। मैरिया स्लायर, उसने जवाब दिया। तुम्हारे साथी का क्या नाम था? डिक हार्पन, वो बोली। तुम्हारा ताल्लुक कौन से अखबार से है? किसी अखबार से नहीं। लड़की सच बोलने पर आमादा थी। शायद उसको सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हो गया था। कौन से मुल्क से ताल्लुक रखते हो तुम लोग? हम अमेरिकन हैं, लड़की ने जवाब दिया। अमेरिकन यहूदी? हाँ, हार्पर मेरा अजीज भी है। ताल्लुक किस इदारे से है? मैंने सवाल किया। लड़की खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम मुझे यहाँ से निकल जाने दो? हाँ, मुमकिन हो सकता है, बशर्तिया कि तुम इसी तरह सच बोलती रहो। तो फिर सुनो, मेरा ताल्लुक FBI से है और हमें हमारे डिपार्टमेंट से यह हदायत मिली थी कि तुम्हें खत्म कर दें। ये कैमरा कैसा था? मैंने पूछा। बज़ाहिर एक आम कैमरा था, लेकिन उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं। फ्लैश लाइट की हद तक वो रोशनी एक मखसूस किस्म की रोशनी है जो अपने फोकस में आई हुई हर शय को ठंडी आग में जला देती है। ठंडी आग? हाँ, बहुत ठंडी लेकिन आग, लड़की ने जवाब दिया। हाँ, बहुत ठंडी लेकिन आग, लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा काम सिर्फ यही था कि मुझे खत्म कर दो? हाँ, हमें यही हदायत मिली थी। और ये हदायत देने वाला डेनिस हिले है? हाँ, वही यहाँ हमारी कमान कर रहा है। इस वक्त वो कहाँ है? यकीन करो किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। हमें सिर्फ एक हदायत थी जिस पर अमल करने के लिए हम यहाँ, और इस वक्त यही तरीका मुमकिन था कि हम अखबारी रिपोर्टर की हैसियत से तुम तक पहुंच जाएं। बाहर तुम्हारे कुछ और साथी भी मौजूद थे? नहीं, हम दोनों निहायत इत्मीनान के साथ यहाँ तक आए थे। तन्हा? डिक हार्पन इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो रुपोश हो चुका होगा और अब उसे पाना आसान काम नहीं होगा। तुम यहाँ से कहाँ वापस जाओगी? बैंगल कॉर्नर के फ्लैट नंबर 112 में।
ये किराए पर हासिल किया गया है, तो फिर अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? कुछ नहीं, जाहिर है मैं तुम्हारे कत्ल की कोशिश में मसरूफ हुई। तुम जो दिल चाहे कर सकते हो। डैन सीले अगर मेरी मदद करने पर आमादा हो गया तो यकीनन अपनी सी कोशिश करेगा, लेकिन मैं अब बाजी तो हार चुकी हूँ। चुनाचे अब मेरा मजीद कुछ बोलना मुनासिब नहीं है। तुम अगर चाहती तो अपनी जबान बंद भी रख सकती थी, अपने बारे में ना बताती और उस वक्त का इंतजार करती जब डैन सीले तुम्हारी मदद करता। यकीन नहीं है मुझे कि डैन सीले इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेगा, और मैं फजूल हमाकतों की कायल नहीं हूँ। तुम्हारी जिंदगी तो बाल बाल बची है और तुम मुझसे हर तरह इंतकाम लेने में हक बजानिब हो। चुनाचे मेरी दिफा की हर कोशिश हमाकत ही हो सकती है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, अब मैं तुम्हें इस साफ गोई के नतीजे में माफ कर दूंगा? मैंने कहा, नहीं, असूलन ये नहीं होना चाहिए। तुम अगर मुझसे कोई फायदा हासिल करना चाहते हो तो हासिल करो, मैं तुम्हारी हर हदायत पर अमल करने को तैयार हूँ, लड़की ने कहा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे सुर्ख रोशनी के बारे में और कुछ बताओ, वो क्या चीज थी? क्योंकि ये मेज तो इस तरह यहाँ से गायब हो गई जैसे इसका वजूद ही नहीं था। हाँ, मैं रोशनी के बारे में सिर्फ इतना ही जानती थी जितना कि मैं बता चुकी हूँ। वो अपने दायरे में आई हुई हर चीज को खाकिस्तर कर देती है और आसपास की चीजों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लड़की ने जवाब दिया। मैरिया सलायर, तुम्हें अच्छी तरह इल्म है कि मैं कौन हूँ। जहाँ तक जनरल टेरेस का मामला है, मैंने सिर्फ उसमें उसी बुनियाद पर दिलचस्पी ली थी कि इसराइली एटमी मंसूबे को यहाँ पाया तकमील तक ना पहुँचने दिया जाए। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। हावर्ड से मेरी दुश्मनी की बुनियाद जिस वजह से पड़ी, तुम लोगों को इसका इल्म है। मेरे और हावर्ड के दरमियान बहुत से मार्के हो चुके हैं। वो अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हुआ है मेरे मामले में, और मैंने बदाते खुद भी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं दुश्मनों को जिंदा रखने का कायल हूँ। इसी तरह अपनी सलाहियतों को जिला दी जा सकती है। मैरिया सलायर, मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी बकिया जिंदगी गोटे हिल की किसी जेल में गुजर सकती है। मैं अगर चाहूँ तो खुद पर कातलाना हमला करने के जुर्म में तुम्हें जनरल टेरेस के हवाले कर दूं, और जनरल टेरेस तुम्हें वो सजा दे कि तुम जिसका तस्वर भी ना कर सको। लेकिन नहीं मैरिया सलायर, एक नाकाम आदमी फरार हो चुका है। वो चूंकि सिर्फ एक नुमाइंदा था, अगर वो मेरे हाथ आ भी जाता और ये सूरत हाल मेरे इल्म में आती तो शायद मैं उसे भी यहाँ से निकल जाने की इजाजत दे देता। डैन सीले FBI का आदमी है। वो सिर्फ अपनी नाकामी की बुनियाद पर मेरा दुश्मन बना होगा। मेरा असल मुकाबला तो ओलिव हावर्ड से है। और मैरिया सलायर, तुम्हें खुशखबरी दी जाती है कि तुम्हें एक लम्हे के लिए भी यहाँ कैद नहीं किया जाएगा और ना ही किसी किस्म की कोई सजा दी जाएगी। जाओ, तुम आजाद हो। और हाँ, अगर हावर्ड से मुलाकात हो तो उसे मेरा ये पैगाम जरूर दे देना कि मेरी उसकी दुश्मनी ताहयात है। उसे ये भी कह देना मैरिया सलायर कि मैं अब अपने रास्ते तब्दील कर रहा हूँ और मेरा हर कदम अब इस इरादे के साथ उठेगा कि ओलिव हावर्ड और इसराइली मफादात को क्या क्या नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। हावर्ड से कहना कि आज तक जो कुछ होता रहा है उसमें मैं सिर्फ दिफा करता रहा हूँ, लेकिन अब सूरत हाल तब्दील होगी। अब मैं जारहाना इकदाम करूंगा और हावर्ड को अपना बचाव करना होगा। चलो मैरिया सलायर, मैं तुम्हें बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ दूं। आओ, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। मैरिया सलायर का मुंह हैरत से खुला हुआ था। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देख रही थी, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसका बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वो मुसलसल बेयकीनी के अंदाज में आगे कदम बढ़ा रही थी। बाहर मुलाजम मौजूद था। थोड़े फासले पर मुसल्ला गार्ड भी खड़े हुए थे। मैं उनके दरमियान से गुजरता हुआ बिलाकर उस इमारत के आखिरी दरवाजे पर आ पहुंचा और यहाँ मैंने मैरिया सलायर को रुखसत किया। यहाँ से तुम्हारा कोई ताकुब नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपने फ्लैट पर जाओगी। बिल्कुल सब्र सुकून के साथ वापस जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बेहतर ये होगा मैरिया सलायर के उसके फौरन बाद गोटे हिल से निकल जाओ, क्योंकि जनरल टेरेस ये तमाम तफसीलात जानने के बाद बाज नहीं रह सकेगा और तुम लोगों से इंतकाम लेने दौड़ पड़ेगा। मेरा मशवरा तुमने सुन लिया है ना? मैंने हाथ उठाकर कहा और वापस पलटा। मैरिया सलायर हैरान होने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी और फिर उसने सहमे सहमे अंदाज में कदम आगे बढ़ा दिए। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा कि मेरा खुसूसी मुलाजिम और गार्ड कमरे में बिकी हुई राख को हैरत ज़दा निगाहों से देख रहे थे। इसकी सफाई करा दो, मैंने कहा और कमरे से बाहर निकल आया। फिर मैं वाल्टो मुबाए के महल के उस मखसूस कमरे में पहुंच गया जो मेरी रिहाइश के लिए मखसूस किया गया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कैथी ब्राउन आंधी तूफान की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुई और सर से पांव तक मेरा जायजा लेने लगी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या बात है मिस ब्राउन, तुम पर कातलाना हमला हुआ था, तुम्हें हलाक करने की कोशिश की गई थी और तुमने अपने दुश्मनों को निकल जाने दिया। ये बेहतर तो नहीं हुआ। क्या ये वाकई दुरुस्त है? वो बेतुके अंदाज में बोली और मुझे हंसी आ गई। हाँ मैडम ब्राउन, मेरे दुश्मनों ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो इतने मामूली लोग थे कि मैं उन्हें कोई सजा देना पसंद नहीं करता। क्या मतलब ये कि सजा भी कम अज कम ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो इस काबिल हों। वो सिर्फ एक मामूली से हरकारे थे, कतई गैर अहम। मगर कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या वाल्टो मुबाए के हामी? हाँ, हम उन्हें वाल्टो मुबाए का हामी ही कहेंगे।
उनका ताल्लुक डैंस हीले से था। ओह, ये अजीब सूरत हाल है, अजीब सी बात है। डैंस हीले? नहीं मैडम बरोन, कोई अजीब बात नहीं। जाहिर है जिन लोगों को मेरी वजह से नुकसानात पहुंचे हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मगर हमने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं किया। इसका मतलब है कि अब हमें मोहतात होना पड़ेगा। बैठिए मैडम बरोन, आप बेहद परेशान नजर आ रही हैं। मैंने जनरल टेरेस को इतला दी है और वो फौरन यहाँ आ रहे हैं। आपको ये इतला किसने दी मिस बरोन? आपके मुलाजिम ने, कैथी बरोन ने जवाब दिया। अफसोस, मैं उसे मना करना भूल गया। ये तो इतनी मामूली सी बात थी कि इसका जिक्र भी बेमकसद सा था। अली मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मुझे इसका हक हासिल हो चुका है, समझे? अपना तहफ़्फ़ुज़ करो। तुम अपनी ज़ात से इतने गाफिल क्यों हो? मुझे कोई खतरा नहीं है मिस बराउन, और अगर कभी खतरा हुआ तो मैं आपको इससे जरूर आगाह करूंगा, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद जनरल टेरेस भी आ गया और काफी देर तक यही ले दे होती रही। फिर वो भी मुझसे नाराज था। उसने भी यही कहा कि अगर लड़की हाथ आ गई थी तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। कम अज कम डैंस हीले के ठिकाने के बारे में तो कुछ मालूम हो सकता और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। जाहिर है मैं ये सब कुछ करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। बमुश्किल तमाम मैंने जनरल टेरेस को समझाया बुझाया था, लेकिन उसके बाद ये एहसास मेरे जहन में कुछ और शिद्दत इख्तियार कर गया था कि ये लोग मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अब यहाँ ज्यादा अरसा रुकने का जवाब भी नहीं था। मैंने उन लोगों के लिए जो कुछ किया था उसका सिला वसूल करने के हक में नहीं था और मुझे ये जेब भी नहीं देता था, लेकिन इस तरह बेकार उनके पास पड़े रहना भी कुछ अजीब सा था। अब अगर मैं यहाँ से एलानिया निकलता हूँ तो जाहिर है जनरल टेरेस और मिस ब्राउन की निगाहों से बचना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जनरल टेरेस की इंटेलिजेंस चिप्पे चिप्पे पर मौजूद थी, चुनाचे बेहतर यही था कि मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। गोटेल सिर्फ इस शहर तक ही महदूद नहीं था, इसके अलावा भी ये इलाका बड़ी वुसअत रखता था और अब मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो चुकी थी। ये इलाका मनाजर से भरपूर अफ्रीका के सरसब्ज़ो शादाब इलाकों में वाक़ था। सियाहों के लिए भी बाइस दिलकश जगह थी ये, और यहाँ से खुफिया तौर कहीं निकल जाना नामुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना गोटे हिल को एक सियाह की हैसियत से देखूं और जब भी मौका मिले यहाँ से निकल जाऊं। और इसके लिए जरूरी था कि इन लोगों को गाइड किया जाए ताकि मेरा ताकुब ना किया जा सके। तकरीबन 3 दिन तक मैं अपना प्रोग्राम तरतीब देता रहा। चौथी रात को मैंने उन्हें एक खत लिखा। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि मैं दूसरी दुनिया का मुसाफिर हूँ, किसी एक जगह रुककर जिंदगी गुजार देना मेरे लिए नामुमकिन काम है। मैं इन लोगों की मोहब्बतों को साथ लिए जा रहा हूँ। जब भी कभी दिल में उनसे मुलाकात की ख्वाहिश उभरी तो इनके पास पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही मैंने एक और दरख्वास्त भी की थी कि मुझे तलाश करने या मेरा ताकुब करने की कोशिश ना की जाए, और जहां तक मेरे दुश्मनों का ताल्लुक है तो मैं उनसे महफूज रहने के गुर जानता हूँ। और आखिरी बात लिखने के बाद मैं वहां से खामोशी से निकल आया। मैंने सफर के लिए ऐसे जराए इख्तियार किए थे जो जनरल टेरेस वगैरह के ज़हन में ना आ सके, क्योंकि वो लोग आला पैमाने पर ही मेरे सफर के बारे में सोच सकते थे। लेकिन मैंने ट्रेन से सफर करने का फैसला किया था। रेलवे स्टेशन पर जो सबसे पीछे ट्रेन मुझे नजर आई, मैं टिकट खरीद कर उसी में बैठ गया था। गोटे हिल के बारे में मेरी मालूमात बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं इन लम्हात को गैर दिलचस्प नहीं महसूस कर रहा था। इस तरह मैं एक सियाह की हैसियत से इस इलाके को देख सकता था। कंपार्टमेंट में मेरे अलावा और भी बहुत से लोग थे। मेरे सामने एक भारी बदन का गोल मटोल शख्स बैठा हुआ था। वो आला तरीन खूबसूरत सूट में मलबूस था। दौलतमंद आदमी नजर आता था क्योंकि उंगलियों में हीरे की अंगूठियां नजर आ रही थी। चेहरा भी गोल मटोल सा था, गाल फूले हुए थे, शक्ल से मकामी नजर आ रहा था। उससे कुछ हटकर एक सफेद फार्म मौजूद था जिनमें एक पुरवकार मर्द और एक लड़की उसके साथ बैठी थी जो शक्ल से अहमक नजर आता था। फिर कुछ दूसरे लोग भी थे। अभी मैं उनका जायजा ही ले रहा था कि दफादन गोल मटोल शख्स अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ बैठा। जगह तब्दील करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। हेलो, उसने बारीक आवाज में कहा और मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। हेलो, मैंने भी इखलाकन कहा। मुझे डी पाल डोक कहते हैं, तुम चाहो तो प्रोफेसर डोक कह सकते हो, और अगर मैं कुछ ना कहना चाहूँ तो, मैंने खुश्क लहजे में कहा, तो सितारों की चाल गलत हो जाएगी। क्या मतलब? मैं इस बेतुके जवाब पर चौंका। वो तो मैं भी नहीं जानता, उसने इत्मीनान से कहा। अब तुम दिलचस्प बनने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर डोक। मैं दिलचस्प हूँ, तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा, उसने कहा और मैं उसे देखने लगा। अपना हाथ लाओ। लाओ, मैं चबा नहीं जाऊंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। आखिरकार मैंने उसे घूरते हुए अपना हाथ सामने कर दिया। उसने मेरे हाथ की लकीरों को गौर से देखते हुए कहा, जिद्दी, बात का पक्का, जज्बे हुर्रियत से सरशार, मकसद के लिए जान लड़ा देने वाला, तालीम गैर मुतवक्के तौर पर अधूरी, जफाकश, दलेर, अपनी जात में तनहा, किसी आला पैमाने से नामुतासिर होने वाला, दौलत की आगोश में आंख खोली फिर उससे महरूम हो गए, वतन के लिए तड़पते हो,
दोस्तों के बेहतरीन दोस्त, दुश्मनों के बदतरीन दुश्मन, और कुछ बताऊं? उसने मुस्कुरा कर कहा। मैं समझ गया था, उसने मेरे बारे में सब कुछ दुरुस्त बताया था। कोई खतरनाक आदमी है, मैंने दिल में सोचा, कौन हो सकता है? देखो दोस्त, इस वक्त तुम्हारे ज़हन से मेरा राब्ता है, कोई गलत बात ना सोचो मेरे बारे में। खूब, तो टेलीपैथी भी तुम जानते हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। मैं सिर्फ प्रोफेसर डोक हूँ। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। तुमने कहा था कुछ और बताओगे मेरे बारे में। बहुत कुछ बता सकता हूँ, बोलो और क्या बताऊँ? उसने चश्मा उतार कर नीचे रख दिया। आंखें गोल गोल थी और मैं बच्चों जैसी शौकी नजर आ रही थी। तुम्हारा तो मेरे ज़हन से राब्ता है, बताओ मैं और क्या जानना चाहता हूँ, मैंने कहा, और प्रोफेसर डोक ने गर्दन झुका दी। हाँ, मैंने अपने इल्म से तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताया है, लेकिन मैं ना गलत हूँ ना खतरनाक, खास तौर से दोस्तों के लिए, उसने कहा। और मेरे जहन में ख्याल आया, मुमकिन है ग्रीन पोल या FBI का नुमाइंदा हो। और वो फौरन बोला, दोनों पर लानत भेजता हूँ। कोई है जो मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर सके, ख्वाह वो FBI हो या CIA हो, ग्रीन पोल हो या के GB। अब मेरे जल ठंडे हो गए थे। मेरी ज़हनी सोच को वो अल्फाज की शक्ल देता जा रहा था। इसका मतलब था कि कुछ है। उसने कहा, हाँ बहुत कुछ हूँ। अंदाजा हो गया प्रोफेसर, मान लिया मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने चश्मा उठाकर आंखों पर लगाया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? अली यार खान। अपना नाम तो मैं बता चुका हूँ। तुम वाकई दिलचस्प लेकिन खतरनाक आदमी हो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तरह किसी नामालूम मंजिल की तरफ। मकामी बाशिंदे हो? नहीं, इथोपिया का रहने वाला हूँ। सैरो सियासत का रसिया हूँ और एडवेंचर पसंद हूँ। 3 माह से इन इलाकों में हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हें यह भी इल्म है कि मैं किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ। तफरीह की हद तक मैं किसी की जात को टटोलता हूँ, वरना मुझे सिर्फ इंसानों से दिलचस्पी है। तुम्हारा साथ खतरनाक भी हो सकता है। सच्चाई के रास्ते बेहद खतरनाक होते हैं। दिल से दिल तक आओ, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या मैं तुमसे दोस्ती की दरख्वास्त कर सकता हूँ? कर सकते हो, उसने कहा। और मैं हंसने लगा। सर, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैंने पुरमजाक अंदाज में कहा। और मैं तुम्हें खुशी से अपने दिल की सल्तनत में खुश आमदीद कहता हूँ, उसने भी हंसकर कहा और गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और फिर बोला, तुम्हारी खूबियों ने मुझे भी मुतासर किया है। तुम जैसे लोग बहुत पुरकशिश होते हैं। क्या मिशन है तुम्हारी जिंदगी का? दोस्ती हो गई है प्रोफेसर, जान लेना फुर्सत से। क्या तुम्हारी अपनी जिंदगी का भी कोई मिशन है? मैंने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, असूलन मुझे भी आइंदा पर इन्हिसार करना चाहिए। नहीं, अभी बता सकता हूँ। खाना पीना, ऐश करना, जिंदगी को इस तरह गुजारना जिस तरह ख्वाहिश हो। गुजार रहे हो? मुकम्मल तौर से और मुतमईन हूँ, वो बोला। और मैंने गहरी सांस ली। बहुत खुश नसीब हो। वैसे जरिया आमदनी क्या है? हर जगह अपने बैंक मौजूद हैं। तुम्हें इस जुमले पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। समझ नहीं सका? समझाता हूँ, प्रोफेसर डोक ने कहा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी निगाह उस अहमक शक्ल के लंबे नौजवान पर ठहर गई और उसने चश्मा उतार दिया। दफादर मैंने नौजवान को ठिठकते हुए देखा। फिर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे और दूसरे ही लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। उसके साथी मोहम्मद शख्स ने चौंक कर उसे देखा। नौजवान कांप रहा था। फिर वो सहमे हुए अंदाज में मोहम्मद शख्स से कुछ कहने लगा। जवाब में मोहम्मद शख्स ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। डोक ने चश्मा लगा लिया था। मोहम्मद आदमी मुतअज्जब अंदाज में नौजवान से बातें कर रहा था और हमारी तरफ देखता जा रहा था। उसकी साथी लड़की भी परेशान हो गई थी। फिर मोहम्मद शख्स अपनी जगह से उठा और हमारे करीब आ गया। मुझे एमन ट्रूडर कहते हैं जनाब, उसने नरम लहजे में कहा। मुदाखलत के लिए शर्मिंदा हूँ, यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जरूर, मैंने दिलचस्पी से कहा और वो बैठ गया। क्या आप इस शख्स को जानते हैं? उस नौजवान की तरफ इशारा करके पूछा और हमारी निगाहें बेख्तियार उसकी तरफ उठ गईं। नौजवान अब भी सहमा बैठा था। जी नहीं, डोक ने जवाब दिया, लेकिन वो आपसे खौफजदा है। ये उसकी शराफत है, प्रोफेसर डोक ने कहा। मैं नहीं समझा, एमन ट्रूडर बोला। वो हमसे क्यों खौफजदा है? इस बार मैंने सवाल किया। उसका कहना है कि वो आपके $1,00,000 का मकरूज है और तवील अरसे से आपसे मुंह छुपाए फिर रहा है। आप उसे जरूर पकड़ लें, ट्रूडर ने कहा। अजीब बात है, अगर वो $1,00,000 अदा करता तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। इसमें खौफजदा होने वाली तो कोई बात नहीं है, डोक ने संजीदा से कहा। बात मजाक की जरूर है जनाब, लेकिन मुझे हैरत है कि आम हालात में वो एक संजीदा नौजवान है। ये कहकर वो उठ गया और अपनी जगह पर जा बैठा। क्या बात बनी मिस्टर डोक? मैंने ताज्जुब से कहा। अब वो तमाम सफर के दौरान उस शरीफ शख्स को घूरता रहेगा कि उसे मेरा कर्ज अदा करना है। इसी तरह कुछ और लोग भी ऐसे होते हैं जो मेरा कर्ज अदा करना पसंद करते हैं। क्या समझे? ऐसे चलते फिरते बैंक हर जगह मौजूद हैं मेरे लिए। ओह, तो तुम्हारा जरिया आमदनी ये है? नहीं, अभी और भी बहुत से हैं, प्रोफेसर डोक ने कहा। नहीं, अभी और भी बहुत से हैं, प्रोफेसर डोक ने कहा और मैं खामोश हो गया। डोक थोड़ी देर तक मेरे बारे में बातें करता रहा और फिर खामोशी से अपनी जगह जा बैठा। मैं इस हैरत अंगेज इल्म पर हैरान था और उसके साथ ही एक एहसास मेरे दिल में भी था
कि इसका मेरे बारे में इतना जान लेना भी मुनासिब नहीं था। ताहम मेरी हद तक जो था वो तो था, लेकिन उस नौजवान का किस्सा क्या था? उसके बाद कोई काबिले जिक्र वाकया नहीं हुआ। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी, गालिबन जगह जगह चढ़ाइयां थी, इसलिए उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती थी। रात गहरी होती गई और ट्रेन की चकोलों में भी कमी आ गई। फिर सुबह ही को आंख खुली, खिड़की से बाहर सूरज निकल आया था। उसके आसपास ऐसे हसीन मुनाजर थे जिसे देखकर आंखें रोशन हो गई थी। ये तो ट्रांसो है, एक हसीन कस्बा। अगर कभी जिंदगी में दोबारा गोटे हिलाया तो इसे जरूर देखूंगा। बराबर से ढोक की आवाज आई और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो न जाने कब से मेरे साथ आ बैठा था। तुम यहीं उतरोगे? हाँ, अगर मैं तुम्हारे ज़हन की बात करूं तो तुम्हें इसकी सैर की पेशकश करता हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर गर्दन हिला दी। बाहर दौड़ते हुए मनाजर आवाज देते हुए महसूस होते थे। ठीक है प्रोफेसर, मैं आपके साथ कुछ वक्त जरूर गुजारूंगा। प्रोफेसर डॉग के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और आखिरकार वो उस छोटे से स्टेशन पर रुक गई। प्रोफेसर डॉग और मैं अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतर आए। कुछ और लोग भी यहाँ उतरे थे, लेकिन ये ज्यादातर मुकामी सयाह थे। ट्रेन चंद लम्हात के बाद चल पड़ी और हम बैरूनी रास्ते की तरफ चल पड़े। सफेद वर्दी में मलबूस रेलवे के अमले के लोग बहुत अजीब नजर आ रहे थे। सफेदी और स्याही की हम आंगी सुबह की रोशनी में बहुत अजीब महसूस हो रही थी। रेलवे गेट से बाहर निकलने के बाद हमने दूसरी सिमत के मनाजिर देखे। कस्बा खासा वसी मालूम होता था, लेकिन गोटे हिल की पसमानदगी इस इलाके से आया थी। छोटी छोटी इमारतें सब्जे से घिरी हुई नजर आती थी, बल्कि सब्जा इतना था कि तकरीबन हर इमारत ऊंचे नीचे दरख्तों के झुंड में छुपी हुई महसूस होती थी। लेकिन जिस कुदरती हुस्न से माला माल थी, इसका कोई जवाब नहीं था। इतराफ में बिखरे हुए पहाड़ इस आबादी का हिसार किए हुए थे और इन पहाड़ों पर सब्जे के ढलान आंखों को एक ऐसी रोशनी बख्शते थे जो फरत और ताजगी की नुमाइंदा थी।